हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह आर्टिकल 148 से 151 तक है। तो स्टार्ट करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा, यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं, यह बात की संपरीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिससे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। आर्टिकल 151 के सबक्लोज 1 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिससे वह उसे राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है: विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 88 के अनुसार। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यहाँ से अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था यूपीपीसीएस में कि महान्यायवादी को मत डालने का अधिकार, मतलब वोट डालने का अधिकार है या नहीं, तो उसको मत डालने का अधिकार नहीं होता है। बाकी वो समितियों में बोल सकता है और सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी की जाती है। अब राज्य महाधिवक्ता देख लेते हैं। आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। महाधिवक्ता के कार्य फर्स्ट है, राज्य सरकार की विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। सेकंड है, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 में दी गई है। इसका देख लेते हैं एक बार, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट है, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, निगम आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि आदि की एक निधि है जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 114। अतः विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में यानी कि 1 अप्रैल से पहले
पारित करा लेती है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती। इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती उस दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। यानी लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था कराने के लिए पारित किया जाता है। लेखानुदान का प्रावधान स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखानुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्तियों दोनों का विवरण होता है। अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है। फर्स्ट है राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता और अन्य व्यय। सेकंड, राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। फिफ्थ है ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। सिक्स्थ है भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट। सेवेंथ है कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे। भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियां। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो मैं एक वीडियो में ले आई हूँ, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। सेकंड है विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद भी भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाल जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक को पारित करा लिया जाए। थर्ड है अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान। अनुपूरक अनुदानों एवं लेखानुदानों के माध्यम से भी लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। इसी प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं कर पाती तो सरकार लेखा अनुदान के माध्यम से तब तक के खर्च का प्रबंध करती है जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक न पारित करा लिया जाए। ऐसा सामान्यतः चुनावी वर्ष या लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है। फोर्थ, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयकों के साथ साथ पारित किया जाता है। अब देखते हैं भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 267 संविधान का संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 ईस्वी द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवनाधीन है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता तब तक समय समय पर अन्वेक्षित व्यय करने के प्रयोजनों के लिए कार्यपालिका इस निधियों को से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो यह समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया देख लेते हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। कई बार क्वेश्चन यही बन जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 368 में। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। फर्स्ट है साधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। फर्स्ट है नए राज्यों का निर्माण। सेकंड है राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन। थर्ड है संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। अब है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है।
मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्य के अधिकारों तथा शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधनों के प्रमुख विषय हैं। फर्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54। सेकंड है राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति, आर्टिकल 55। थर्ड है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। फोर्थ है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। फिफ्थ है केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। सिक्स्थ है संघीय न्यायपालिका। सेवेंथ है राज्यों के उच्च न्यायालय। एट्थ है संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध। नाइन्थ है 7वीं अनुसूची का कोई विषय। 10th है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। और 11 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है। अब कुछ PYQs देख लेते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है विधि आयोग के अध्यक्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अटॉर्नी जनरल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद क्षेत्र के सब क्लॉज 2 के अनुसार महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ऑप्शन ए है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है भारत का महान्यायवादी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है विधि मंत्री, बी है भारत के राष्ट्रपति, सी है लोकसभा का अध्यक्ष और डी है प्रधानमंत्री। और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी है महान्यायाधिकर्ता, सी है महान्यायवादी, डी है महाधिवक्ता। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, महान्यायवादी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्य में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है और लोकसभा में मतदान कर सकता है। इसके ऑप्शन 3 सही है, 1, 2 और 3। ये फोर्थ गलत है। मैंने ऊपर ही बताया था कि वो लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है, बाकी बोल सकता है, समिति का सदस्य हो सकता है और भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 88 में अभी कथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। इसलिए 1, 2 और 3 सही है और फोर्थ गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ए भारत के महान्यायवादी को, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को और डी है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और डी है चुनाव आयुक्त या फिर ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बी सही है, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा और डी है वित्त मंत्री द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति द्वारा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के सबक्लॉज 1 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 के सबक्लॉज 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित
राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 146, बी है 147, सी है अनुच्छेद 148 और डी है 149। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, बी है लोकसभा के अध्यक्ष को, सी है भारत के कानून मंत्री को और डी है भारत के राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन डी सही है, भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ऑप्शन ए संसदीय अधिनियम द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बी उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सी सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं और डी है उनको